काम उनका है। डिवीजन का अभय जी अरे अजय तो जी से माफी मांगी। किससे, अभय क्यों, जी किस लिए मांगे? डिवीजन ने नहीं, कहा। किस लिए मांगे ये बताओ। वो आपने भी कोई बयानबाजी उनके लिए की है? बड़े बेवकूफ़ है। अभी मैं एक बात कहता हूँ, वो चोर है। वो ये मुझे कहे कि आपने हमें चोर क्यों कह दिया, माफ़ी मांगो, तो सारा देश कह रहा है चोर है। मैं अकेला कह रहा हूँ? किस लिए माफ़ी मांगू मैं अजय सिंह से? अजय सिंह अपने बाप से माफ़ी मांगो। और कल को जो अजय सिंह ने चौटाला साहब के साथ किया है, ये लड़के अजय सिंह के साथ वो का वो करेंगे। भगवंताबाद में रैली है, किस तरीके की तैयारियां हैं जी? कौन कौन मंच पे पहुंच रहे हैं? 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है, जिसे हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। और हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग जो है चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस पे अपने अपने तरीके से, अपने अपने साधनों से पहुंच करके उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बहुत लंबे समय से लोगों की एक सोच बनी हुई है। लोगों ने कांग्रेस से दुखी होकर के भारतीय जनता पार्टी को इस देश में सत्ता सौंपी थी, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह के फैसले लिए गए, उससे हर वर्ग के लोग परेशान हुए। खास करके 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिससे हर वर्ग के लोगों को दिक्कत आई है। एक मुद्दा तो था, दूसरी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री ने वायदा तो ये किया था कि हम किसान की आय को 2022 में 2 गुना कर देंगे। आय 2 गुना करने की बजाय 3 कृषि के काले कानून बनाए, जिसकी वजह से किसानों को लगातार 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ करके और उसका विरोध किया, और देश के प्रधानमंत्री को इस बात पे सोचने के लिए मजबूर किया कि आपका फैसला, आपका डिसीजन गलत है। वो कानून वापस हुए। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, लोगों में आज भी उसकी हर जगह चर्चा है। दूसरा है महंगाई। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हर आदमी जो है उससे परेशान है। प्रधानमंत्री देश की महंगाई रोकने की बात करते थे, महंगाई रुकी नहीं, महंगाई बढ़ती चली गई, आज भी निरंतर बढ़ती जा रही है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। तीसरा था भ्रष्टाचार का मामला, कि हम भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे। लेकिन आज की तारीख में जो यूपीए की 2 सरकार जो बनी थी, उससे भी ज़्यादा आरोप बीजेपी की सरकार के ऊपर है भ्रष्टाचार के मामले में। चाहे वो इनकी स्टेट में गवर्नमेंट है और चाहे वो इनकी सेंटर की गवर्नमेंट है, हर तरफ से इनके ऊपर ये आरोप है। चौथा एक कारण जो है ये भी आज की तारीख में, कि जिस ढंग से बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग करी है, बनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम किया। लोग भूलते नहीं है किसी चीज़ को। कर्नाटक की गवर्नमेंट तोड़ी, यहाँ की आपके मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट तोड़ी, गोवा की गवर्नमेंट तोड़ी, उसके बाद आपके राजस्थान में गवर्नमेंट को तोड़ने का प्रयास किया गया। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बनी हो, लोगों ने इनके खिलाफ एक मैंडेट दिया था, लोगों ने वहाँ अपनी लोकप्रिय सरकार चुनी थी, लेकिन इन्होंने पैसे के जोर पे सरकार को तोड़ने का काम किया। आज उस चीज़ को लेकर के भी लोगों में बहुत बड़ी एक चर्चा है कि हर सरकार को पैसों के बलबूते पे कहीं ना कहीं लोगों का ईमान खरीदना चाहते हैं। बिहार में भी ये प्रयास हुआ, लेकिन बिहार में नीतीश जी को समय रहते इस चीज़ की जब भनक मिली, तो उन्होंने तुरंत सारे विपक्ष के लोगों के साथ बात करी कि भी अगर ये सब कुछ इस देश में होता रहा तो फिर कल को बहुत अलग तरह के फैसले देश में होने लगे हैं। फिर तो ये सोच करके फैसले करेंगे कि हम तो सरकार पैसे के बलबूते पर बना लें, फिर प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसी दौरान जब ये सारा एपिसोड हुआ बिहार वाला, चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस आ गया, चौटाला साहब का पहले दिन से एक प्रयास था कि किसी तरीके से विपक्ष इकट्ठा हो। जब उन्होंने ये प्रयास शुरू किया था
तब बहुत सारे राजनीतिक लोगों ने भी उस पर क्वेश्चन मार्क लगाए थे। प्रेस के लोग भी ये सोचते थे कि क्या ये संभव है। मतलब हर आदमी उस पर कहीं ये सोचता था कि ये चीज़ें संभव नहीं, चौटाला साहब जो आज कह रहे। लेकिन हालात बहुत बड़ी चीज़ है, हालात सब चीज़ों को बदलता है। आज सारे चौटाला साहब की बात से सहमत है कि हमें सबको, भाजपा को इस तरह के फैसले लेने से रोकने के लिए, इस प्रजातंत्र पे, इस लोकतंत्र पे, इस संविधान पे कल को कोई अपनी मनमर्जी चलाए, इस देश के अंदर कोई ऐसे निर्णय हो जाए जिसकी वजह से देश आने वाले समय में दुविधा में ना चला जाए। इसलिए 25 सितंबर को हमने उन सब नेताओं को इनवाइट किया है जो भाजपा के खिलाफ आज अपने अपने स्टेट के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने उनसे कहा भी आप एक मंच पे आओ, एक मंच पे आकर के आप देश को ये संदेश दो कि हम भाजपा का विकल्प है, लोग वोट देना चाहते हैं, लोग तैयार बैठे हैं, लोगों की मंशा है कि भाजपा से किसी तरह से छुटकारा इस देश को मिले। मुझे ये लगता है कि अब जो ये 25 सितंबर को जितने लीडर्स आएंगे जो अपनी अपनी स्टेट में एक बड़ी पहचान रखते हैं, जिनकी देश में एक बड़ी अपनी पहचान है, उसके बाद मैं ये नहीं कहता कि इसी 25 सितंबर को ही ये तय हो जाएगा, लेकिन इस 25 सितंबर को ये जरूर तय हो जाएगा कि आने वाले समय में हर हालत के अंदर भाजपा के खिलाफ राजनीतिक लोग जो है, जिनको भाजपा ने परेशान किया है, जो आज भाजपा के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हर हालत में इकट्ठा होंगे। नहीं, नीतीश कुमार तो कांग्रेस से भी मिले और अरविंद केजरीवाल से भी मिले, तो विपक्ष में तो दोनों ही हैं। मैं कब कह रहा हूँ तो उनको भी क्या साथ में जोड़ा जाएगा? नहीं, मैं कब ये आपसे कह रहा हूँ कि कांग्रेस हमारे से इस मामले में छूती रहे। इस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चौधरी देवीलाल ने एक मुहिम चलाई थी 87 से 89 में, जब देश में कांग्रेस प्रचंड बहुमत में थी। इसी तरह के फैसले वो करते थे। बोफोर्स का एक इशू आया था, आपको पता होगा, और उसमें 4 लोग कांग्रेस से बाहर निकले थे। आज बीजेपी में भी ऐसे ही हालात है। कुछ लोगों की स्टेटमेंट आप देखते होंगे जिससे ये चीज़ बाहर आती है कि भाजपा में विद्रोह है। भाजपा में भी किसी टाइम कुछ सीनियर लीडर जो है बगावत करके बाहर आ सकते हैं। उस वक्त भाजपा जो थी वो एक सहयोगी दल बना था, उसकी एडजस्टमेंट हुई थी सीटों के साथ। कल को जब ये सारे नेता इकट्ठे होंगे तो कांग्रेस के साथ भी सीटों की एडजस्टमेंट हो सकती है। पूरे देश के अंदर कितनी सीटों पे कांग्रेस लड़े, कौन सीट पे कौन लड़े, ये चीज़ें तय है, हो सकता है आगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सारे के सारे निस्वार्थ होकर के इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे तो हर हालत में हो जाएगा। मुख्य रूप से कौन कौन बड़े नेता जो है 25 तारीख को शामिल हो रहे हैं इस रैली में? नीतीश कुमार जी हैं, शरद पवार जी हैं, फारूक अब्दुल्ला है, प्रकाश सिंह बादल हैं, सीताराम येचुरी है, आपके बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उस समय हम नहीं आ सकती क्योंकि नवरात्र है नेक्स्ट डे, उनके यहाँ बड़ा आयोजन होता है। उन्होंने अपनी पार्टी के एक सीनियर लीडर की जिम्मेवारी लगाई है। यहाँ तक भी गुलाम नबी आज़ाद जो है वो खुद नहीं आ सकते, उनका इंटीरियर में पहले से एक प्रोग्राम तय था। मेरी कोशिश है कि वो स्वयं आए, मैं आज फिर उनसे बात करके देखूंगा, लेकिन वो भी अपनी एक पार्टी के सीनियर साथी की जिम्मेवारी लगा रहे हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। उन्होंने भी ये कहा कि मैं भी आपके साथ हूँ इस मामले में। वो भी चाहते हैं कि विपक्ष इकट्ठा हो, उनकी भी सोच यही है। और चौधरी वीरेंद्र सिंह है, राजस्थान के एक मेंबर पार्लियामेंट हैं, अपने आप में बड़ी पहचान रखते हैं। बेनीवाल साहब वो भी आएंगे इसमें। इस तरह से और बहुत सारे, तेजस्वी यादव हैं, काफ़ी लोग हैं। इवन आपके चंद्रशेखर राव जो है, उनका भी आज तय हो जाएगा कि वो स्वयं आएंगे या उन किसी और लीडर की ड्यूटी लगाएंगे। 14-15 पार्टियों के लोग हैं जो इस पे इकट्ठा होंगे और आएंगे। मुलायम सिंह यादव
जो है अखिलेश यादव, उनका भी आने का कार्यक्रम है। इस तरह से सतपाल जो गवर्नर हैं उनका भी आने का कार्यक्रम है। हमने इनवाइट उनको भी किया था, आपके उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को। उन्होंने मजबूरी जाहिर करी, उन्होंने एक चिट्ठी लिख करके भेजी है इसके लिए कि मैं इस मामले में पूरी तरह से आपके साथ हूँ। सारी चीज़ें हम वहाँ पढ़ करके सुनाएंगे कि कितने लोग देश के ऐसे हैं जो आज इस चीज़ पे सहमत हैं। चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस पे इकट्ठा होकर के वो सहमत हैं इस बात के लिए कि हमें मिलजुल करके आगे बढ़ना चाहिए, कि हमें मिलजुल करके आगे बढ़ना चाहिए। चौटाला साहब, ये आपने जिसकी भी बात करी है, तमाम नड्डा ने बिहार में बयान दिया था कि 2024 से पहले सभी क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो क्या ये तीसरा फ्रंट उसी को लेकर बन रहा है? ऐसे बयान बहुत दफा है। नेता जो है वो झारखंड में जाकर के इसलिए ये बात कही होगी कि झारखंड में भी आज अक्षत्रिय दल की गवर्नमेंट है। वो वहाँ पे अपना राज बनाने के लिए, वहाँ पे भी इन्होंने गेम खेला था, वहाँ भी हॉर्स ट्रेडिंग करी थी, पैसा बांटने की कोशिश करी थी, फेल हो गए, वहाँ कामयाब नहीं हुए। किसी के बयान देने से कोई दल खत्म नहीं हो सकता। हमने बहुत बड़े बड़े राजनीतिक दलों को टूटते हुए देखा है, फिर उनको जुड़ते हुए देखा है, फिर उनको खड़े होते देखा है। कांग्रेस का बिखराव कितनी दफा हुआ। इस बीजेपी के पास 2 सीटें थी जो आज देश में राज कर रही है, 2 सीटों पे सीमित थे। ये लोगों ने तय करना है कि हमने किसको वोट देना है। किसी नेता के बयान से थोड़ा ही हो जाएगा। नड्डा जी कह देंगे कि आने वाले समय में तो केवल और केवल बीजेपी रह जाएगी, बाकी सब इस देश से चला जाएगा। ये संभव थोड़ा ही है। नड्डा जी का राजनीतिक इतिहास आप देखो ना, पीछे से जब धूमल की गवर्नमेंट थी तब अपनी पार्टी में किस तरह से बगावत करते थे। उन चीज़ों को क्यों भूल जाते हो आप? उनको भी याद रखो। चौटाला साहब, क्या ये माना जाए ताऊ देवीलाल जी ने जिस तरह से सभी दलों को इकट्ठा किया था, अब चौटाला साहब, ओम प्रकाश चौटाला जी अहम भूमिका निभाएंगे इस पूरे तीसरे 25 तारीख को इकट्ठा कर तो दिया सबको। आप आना 25 तारीख को, आप देखना सब आएंगे उस मंच पे। एक दफा तो सबको इकट्ठा कर देंगे। अब आगे कैसे इस चीज पे बढ़ा जाए, इस पे एक दिन में मोहर नहीं लग सकती। इन चीजों में समय लगता है। आप मान के चलो आगे आने वाले टाइम में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने मीटिंगें होंगी, बातचीत होंगी, इसके लिए रूपरेखा तैयार होगी, किसकी क्या जिम्मेवारी लगेगी, ये सब चीजें तय की जाती है। ये थोड़ा ही है कि एक आदमी ने कह दिया और अगले दिन ही सब चीजें खड़ी हो जाएगी। हर चीज में आप अपना कोई छोटा मोटा मकान बनाते हो, उसकी नींव रखते हो कि नहीं? उसकी छत डालने में टाइम लगता है कि नहीं लगता? ये नींव रखी जा रही है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये 100% जो पिलर खड़ा हो रहा है आज, ये बहुत मजबूत होगा। हरियाणा की राजनीति की बात करते हैं सर। आपकी पार्टी में बड़े चौटाला साहब के बाद आप ही मुख्य चेहरा हैं, तो इनेलो की लीडरशिप कब तैयार होगी हरियाणा? हमारी लीडरशिप तो तैयार ही है। हमारी लीडरशिप किस दिन नहीं दिखाई दी आपको? हमें आज की डेट में भी, चाहे हमें वोट कम मिला, लेकिन ये बात आप भी मानते हो, सरकार भी मानती है, कांग्रेस भी मानती है और अधिकारी भी मानते हैं कि अगर कोई विपक्ष है तो उसका नाम इंडियन नेशनल लोकदल है। हरियाणा के फतेहाबाद में रैली हो रही है, आदमपुर में उपचुनाव भी है, अभी हाल ही में उपचुनाव आपने भी जीता है, क्या लगता है असर पड़ेगा? पड़ेगा, 100% पड़ेगा असर तो रैली के बाद, क्योंकि आदमपुर उस जगह से बिल्कुल सराउंडिंग है, एकदम इकट्ठा हल्का है। फतेहाबाद हल्का जो है और आदमपुर उसकी बाउंड्री लगती है सारी, असर क्यों नहीं पड़ेगा? इस रैली में आदमपुर से बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे। मैंने स्वयं भी आदमपुर में कार्यक्रम किए हैं और मैंने अर्जुन की ड्यूटी लगाई थी वहाँ। वो गांव-गांव में जा करके लोगों को इनवाइट करके आया, कर लोगों ने बहुत सामने से बड़ा इंश्योरेंस दिया कि हमारा हालत में पहुंचे। हरियाणा में तो जो रैली में आएगा वो मान के चलो मतदाता बनकर जाएगा। हरियाणा में गठबंधन की सरकार है जी, ऐसा देखा जा रहा है कि गठबंधन की सरकार में ही बीजेपी जेजेपी के नेताओं को शामिल कर रही है, जेजेपी बीजेपी के नेताओं को शामिल कर रही है।
पहले तो आप मेरे को एक चीज बताओ, गठबंधन तो सत्ता में आने से पहले हुआ करते हैं, सत्ता में आने के बाद जो गठबंधन है वो गठबंधन नहीं है, वो स्वार्थ है, वो एक सरकार बनाने का जरिया है, तोड़ फोड़ का तरीका है। ये तो ठगबंधन है, इसको आप गठबंधन कैसे कह सकते हो? आप जो लोग आपके सामने गठबंधन की बात करते हैं, चाहे बीजेपी चाहे जेजेपी, उनसे ही तो पूछ लो कि चुनाव से पहले तुम्हारी भाषा क्या थी। तब तुमने कभी ये बात करी थी कि भी अगर हम अलग अलग लड़ रहे हैं लेकिन हम कांग्रेस को सत्ता में नहीं आने देंगे, उसके लिए अगर हमें इकट्ठा होना पड़ेगा तो हम हो जाएंगे, फिर तो वो गठबंधन की बात कर सकते हैं। तब तो दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर बहुत बड़े लाछन लगाती थी, तब तो कस्में खाते थे कि हम कुछ भी हो जाए। भाजपा वाले तो कहते थे हम इनको नजदीक नहीं लगाएंगे, ये कहते थे हम किसी कीमत में कभी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, कहते थे कि नहीं कहते थे? फिर कहाँ गठबंधन का है? आदान प्रदान कैसे? नहीं, आप गठबंधन कैसे कहते हो? तो चोर इकट्ठे हो गए, चोरों का एक गिरोह है जो इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने में लगा हुआ है। आप इनके नेताओं को कभी किसी मंच पे मेरे सामने ला करके बिठाओ, मैं इनकी एक एक बात इनसे पूछूंगा, अगर ये मेरे सवाल का सही संतुष्ट मेरे को नहीं आपको संतुष्ट कर दे, जवाब देके प्रदेश की जनता को कर दे, तो मैं मान लूंगा कि इन लोगों का कोई आपस में मतलब प्रदेश के प्रति कोई जिम्मेवारी है। चौटाला साहब, दिग्विजय चौटाला ने ये कहा है कि अभय चौटाला गुस्से में बयानबाजी करते हैं और इसीलिए पार्टी का नुकसान हो रहा है। भाई उसको, उनकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेता, आपकी बातों को कोई तुम serious मुझे यूं बताओ, उसको फिक्र क्यों है हमारी पार्टी का? मेरा क्यों फिक्र करता? उसको फायदा होता होगा इस बात से, तो बात ये कहता है क्यों? वो कहीं यही वजह उनको इन चीजों का फिक्र नहीं करना चाहिए। वो ये सारी बात इसलिए कहते हैं कि अब जज्बा खत्म होगी। कहीं यही वजह तो नहीं कि जज्बा, कुछ जज्बा के लोग जो है, जो हमारे साथ नहीं टिक सकते थे, जो बेईमान थे, वो भाजपा में जाएंगे, और जो वोटर है वो 100 का 100% इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ आज की डेट में आ चुका है। यही एक कारण है कि जो चौधरी देवीलाल के बारे में ये कहते थे कि हम तो उनके पद चिन्हों पे चलेंगे, हम उनकी हर साल जयंती मनाएंगे। पिछले वर्ष उन्होंने एक प्रयास किया था चौधरी देवीलाल जी की जयंती मना के नूह के अंदर मूर्ति लगाई थी, वहां उन्होंने ये कोशिश करी थी भी हम लाखों लोगों को यहाँ बुलाएंगे, लेकिन लोगों ने उनको दुत्कार दिया। अब की बार तो इसलिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे वो लोग कि उनको पता है कि अगर तुमने कोई रैली रख ली तो तुम्हारा तो दिवाला पिट जाएगा, आएगा कौन? आदमी कहां से लाओगे? लोगों का विश्वास उस पार्टी से खत्म हो चुका है। आज की तारीख में उन लोगों के ऊपर खुला एक आरोप है, और ये मैं नहीं कहता, ये प्रदेश का हर व्यक्ति कहता है, चाहे प्रेस के लोग हैं, चाहे कोई अधिकारी हैं, चाहे कोई पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे कोई बिजनेस करने वाले लोग हैं, चाहे कोई कर्मचारी हैं, हर आदमी खुल के ये बात कहता है कि इन लोगों ने दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज तो जो ठेकेदार हैं वो धरना दे करके बैठते हैं, और प्रेस के लोग जब उनसे जाकर के मिलते और पूछते हैं, वो शरेआम उनके ऊपर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर तो कहीं ईमानदार है। अभी चीफ मिनिस्टर ईमानदार कैसे रहेगा जब उसके मंत्री पैसे खा रहे हैं? तो फिर चीफ मिनिस्टर को आप ईमानदार कैसे कह सकते हो? ये सब चीज, ये लूट, जो ये गिरोह जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चोर इकट्ठे हुए हैं, ये इस प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी का एक बयान आपने देखा होगा, आप गुड़गांव में रहते हो, मानेसर के अंदर 1800 एकड़ जमीन एक्वायर करने की बात चल रही है। मुख्यमंत्री से जब वो लोग मिले जाकर के उस मानेसर के इलाके के, भी आप हमारी जमीन किस लिए एक्वायर कर रहे हो? बड़ी हमारी जमीन तो पिछली गवर्नमेंट ने छोड़ रखी है, हम इसमें मुश्किल से अपना गुजारा चला रहे हैं, कोई खेती कर रहे हैं, छोटा मोटा अनाज पैदा कर रहे हैं, हम कौन से इसको कोई कॉमर्शियल करवा रहे हैं? हमारी एग्रीकल्चर लैंड है। उनको मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हरियाणा पे 3 लाख करोड़ का कर्ज है, मैंने कर्ज उतारना है। मैं कैसे कर्ज उतारूंगा? मैं तो तुम्हारी जमीन एक्वायर करूंगा सस्ते में, इसको महंगे में बेचूंगा। जिस आदमी की सोच ये होगी
कि मैं किसान की ज़मीन छीन करके सस्ते में लेकर के महंगे में बेच करके कर्जा उतारूंगा। क्यों लिया था कर्जा? किसने कहा था मुख्यमंत्री को कर्जा लेने के लिए? अपनी ऐशो आराम के लिए कर्जा लेते हैं। जब ऐसी सोच सरकार चलाने वाले लोगों को जाएगी तो प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। विधानसभा में उठाओगे सर, आने वाले विधानसभा में इस मामले का? उठाता कौन है विधानसभा में? स्वयं मेरे कोई इशू उठाता है? आज तक जितने मामले हैं, जितने घोटाले इस प्रदेश में हुए हैं, केवल और केवल मेरी कॉलिंग अटेंशन या मेरा काम रोको प्रस्ताव लगा है। बाकियों ने तो मेरी नकल करी है। जब मैं अपनी तरफ से कोई कॉलिंग दे देता हूँ तो वो फिर उसके अंदर अटैच करते हैं अपने आप, बाद में पीछे से देते हैं कि लेकिन दिग्विजय का इसमें बयान आया। मैंने पहले दिन से, ये सब फजूल की बात, मैंने पहले दिन से एक बात कही थी कि ना तो हमने उनको निकाला था पार्टी से, वो छोड़ करके गए, ड्रामे किए उन्होंने। कोई अनुशासनहीनता करेगा, उन्होंने करी, कल अगर पार्टी में मैं करूं, मेरा बेटा करे या पार्टी में कोई और पदाधिकारी करे, उसको भी बाहर कर देंगे, नहीं रखेंगे पार्टी में। कोई अनुशासनहीनता सहन नहीं होगी इस पार्टी में। इस पार्टी में पहला फैसला है कि जो पार्टी के खिलाफ अनुशासनहीनता करेगा उसको हम पार्टी में नहीं रखेंगे। माफी सुन लो, एक मिनट पहले बात सुन। उसके बाद मैंने ये कहा था कि मेरा कोई विवाद नहीं है इनके साथ। मेरा तो नाम लेकर के लोगों को गुमराह करते हैं सारा दिन। विवाद तो चौटाला साहब पार्टी के सुप्रीमो है, चौटाला साहब ने पार्टी से निकाला। उन्होंने जब अनुशासनहीनता उनके सामने करी तब उन्होंने ये फैसला लिया। उन्होंने उनको बाकायदा तौर पे लेटर लिखी थी कि वो जवाब दें। वो जवाब देने की बजाय बलि का बकरा बनना चाहते थे, भी हमें निकाल दिए। तो मिले हुए थे भाजपा के साथ बहुत लंबे समय से, ये बिके हैं वहाँ पे भी। ये फिर जब चले गए 3 साल तक इन्होंने ये नहीं कहा माफ़ी मांग ले। अब जब इनको झटका लग रहा है, अब लोगों ने जब इनको दुत्कार दिया, इनको पता लग गया कि अब तुम्हारी कहीं कोई जगह नहीं बची, सरकार भी आप मान के चलो आने वाले समय में इनके खिलाफ फाइलें तैयार कर रही है। अब इनको इस चीज़ का भय ऑर्डर भी है कि तुम भी जेल की सलाखों के पीछे जाओगे। कुछ चीज़ें दबाव है, उसकी वजह से ऐसे बयान। जाओ चौटाला साहब से माफ़ी मांग लो, चौटाला साहब फैसला कर लेंगे माफ़ करना है कि नहीं करना है, ये काम उनका है। डिवीजन का अभय जी से माफी मांगे। किससे? क्यों, किस लिए मांगे? दिग्विजय ने नहीं, किस लिए मांगे ये बताओ। आपने भी कोई बयानबाजी उनके लिए की है? बड़े बेवकूफ़ है भाई। मैं एक बात कहता हूँ, वो चोर है, वो ये मुझे कहे कि आपने हमें चोर क्यों कह दिया, माफ़ी मांगो, तो सारा देश कह रहा है चोर है, मैं अकेला कह रहा हूँ। किस लिए माफ़ी मांगू मैं अजय सिंह से? अजय सिंह अपने बाप से माफ़ी मांगो। और कल को जो अजय सिंह ने चौटाला साहब के साथ किया है, ये लड़के अजय सिंह के साथ वो का वो करेंगे। चुनाव में आपने कहा था कि जेजेपी के सारे विधायक बिके हैं और मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ को सामने रखूंगा। कब रखने वाले? मैं कहता हूँ यार, इससे बड़ा और क्या बताऊंगा तुम्हें, क्या पूछना चाहते हो तुम? बात रैली की करो, छोड़ो इनकी। भगवंत मान के बारे में और बता दो जी। पंजाब में भगवंत मान इन दोनों हरियाणा की राजनीति में केजरीवाल सक्रिय हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर वो राजनीति कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि हरियाणा की सियासत में वो भी एक बड़े दल के तौर पर उभरने वाले हैं? आम आदमी पार्टी को हरियाणा के लोग स्वीकार करें? हर राजनीतिक आदमी की प्रयास और कोशिश होते हैं कि मैं कहीं अपनी पार्टी की जगह बनाऊं। वो अपना प्रयास कर रहे हैं। अब नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव में उन्होंने प्रयास किया था, उसमें तो नहीं सफल हुए। मुझे नहीं लगता भी आगे भी कोई उनको इस तरह की सफलता मिलेगी। आरती हड़ताल पर है जी। अगर आप ये कहो, मैं अपने आप को ये कहूँ मैं बहुत ईमानदार हूँ, तो क्या लोग मान लेंगे इस बात को? ईमानदारी का ठप्पा भी लोग लगाते हैं। कोई अपने आप कहे मैं ईमानदार हूँ, ये कहे मेरी ईमानदार सरकार, मेरा ईमानदार काम, मेरी पार्टी ईमानदार, तो फिर खबरें तो ऐसी भी छपी थी कि इन्होंने लोकसभा में टिकटें बेची है, विधानसभा में टिकटें बेची है। इनके अपने लोगों ने आरोप लगाए थे। फिर ये क्यों नहीं सफाई दे रहे, क्यों नहीं बता रहे, क्यों नहीं कह रहे? अगर ये कल को ये बात कहेंगे, सबूत ले आएंगे लोग। अभी जी हरियाणा में आरती हड़ताल पर है, ई प्रणाली को लेकर के किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? सरकार के गलत फैसले हैं। आज किसान का जो धान है उस पे इन्होंने 20%
एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगा दी, जो कोई ड्यूटी नहीं होती थी। अगर ड्यूटी लगेगी तो रेट किसान की फसल का कम हो जाएगा। व्यापारी कभी भी अपने जेब से पैसा दे करके ड्यूटी नहीं भरेगा, वो फिर किसान से 20% कम में खरीद करके 20% की ड्यूटी करके आगे बेचेगा, वो अपनी जेब से थोड़ा ही दे देगा। तो सरकार ने क्यों लगाई ड्यूटी? सिर्फ किसान को कमजोर करने के लिए।